नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी अपडेट के साथ शुरू करते हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। उत्तराखंड में शुरू प्री मानसून की बारिश। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। तेज हवाओं के साथ बारिश ने दे दी है दस्तक। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। उत्तराखंड में जल्द ही मानसून दस्तक देगा। 25 जून के बाद मानसून देगा दस्तक। 23 से 26 जून तक 4 जनपदों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट। बागेश्वर में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लक्सर में भी झमाझम बारिश हुई है। तो भीषण गर्मी से उत्तराखंड के लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है और कुछ जगहों पर तो अभी राहत मिल भी चुकी है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने रिपोर्ट जारी कर बताया है कि प्रदेश में प्री मानसून ने दस्तक हो गई है। मौसम विभाग ने 24 से 30 जून तक उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश की जनता से सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून में भारी बारिश को लेकर के कई जगह पहले से ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो प्री मानसून की दस्तक और उत्तराखंड में कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिले ऐसे हैं जिन्हें लेकर के चेतावनी भी जारी की गई है। अलर्ट भी आईएमडी ने जारी किया है। चंपावत, पिथौरागढ़, ये ऐसे 2 जिले जिन्हें लेकर के भारी बारिश का अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया है। देखिए 25 जून के बाद मानसून उत्तराखंड में दस्तक देगा। 23 से 26 जून तक 4 जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये 4 जनपद ऐसे जहां पर अलर्ट जारी किया गया है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में शुरू प्री मानसून की बारिश। हालांकि बारिश होने की वजह से लोगों को राहत मिली है। जो भीषण गर्मी पड़ रही थी, सालों का रिकॉर्ड पहाड़ों पर टूटा था। भीषण गर्मी से लोग काफी ज्यादा परेशान थे, तो लोगों को राहत मिली है। देहरादून में बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। देहरादून में आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। 30 से 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलेगी। 25 जून के बाद मानसून दस्तक देगा। आने वाले 3 दिन बाद मानसून दस्तक देगा। मानसूनी वर्षा की मात्रा अधिक होने की संभावना भी है। साथ ही आपको बता दें कि आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 24 से 30 जून तक कई जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 23 से 26 जून तक 4 जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और ये 4 जनपद है नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 27 से 30 जून तक पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश होगी। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना जताई गई है। देहरादून में बारिश की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो देखिए देहरादून में बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन तेज हवा चलने की संभावना पूरी है। आसमान में काले बादल भी छाए रहेंगे। कई जनपद ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है और 4 जनपदों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। आने वाले 3 दिन बाद मानसून दस्तक देगा और मानसूनी वर्षा की मात्रा अधिक होने की संभावना है। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट पहले ही जारी कर दिया है। 24 से 30 जून तक कई जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 23 से 26 जून तक 4 जनपद में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये वो 4 जनपद जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। अगर बात देहरादून की जाए तो देहरादून में बारिश की उम्मीद कोई नहीं है, लेकिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। देखिए मानसून की दस्तक से लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस साल
बारिश अधिक होने की संभावना है। जिस तरीके से इस साल भीषण गर्मी पड़ी है, सालों के रिकॉर्ड पहाड़ों पे उत्तराखंड में टूटे हैं, ठीक उसी तरह से अब भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है कि इस साल बारिश भी अधिक होगी। और ऐसे में आईएमडी की तरफ से पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई है और कई जगहों पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हुए ग्राउंड जीरो से सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं। संजय, फिलहाल आपकी मौजूदगी कहां पर और वहां पर मौसम का मिजाज क्या है? देखिए सर, उत्तराखंड के सभी जनपदों की बात कहा से मौसम विभाग ने और कहा था कि आज बारिश 13 बारिश का सिलसिला जारी हो गया है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में अभी मौसम का मिजाज बदला है, बादल हल्की हवाएं चल रही है। आने वाले जो मैदानी है लोगों को राहत की संभावना बताई जा रही है। अगर मौसम विभाग की बात, संजय आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। शुरू प्री मानसून बारिश जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस साल अधिक बारिश होने की संभावना है। कई जिलों में तो हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन कई जिलों पर अधिक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक उसी तरह से जैसे इस साल गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, वैसे ही बारिश भी इस बार अधिक होगी। और मात्र देहरादून का अगर जिक्र किया जाए तो देहरादून में बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि बीते 1-2 दिन पहले हल्की बारिश देहरादून में देखी गई थी। आगे आने वाले वक्त में देहरादून को लेकर के बारिश की कोई उम्मीद नहीं, पर काले बादल छाए रहेंगे और तेज हवाएं चलने की उम्मीद। बाकी 4 जनपद ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जनपदों में चेतावनी जारी की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हुए सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़े हुए हैं। अनुज, आपकी मौजूदगी कहां, मौसम का मिजाज कैसा? बात करें तो राजधानी देहरादून का मौसम बिल्कुल सुहावना हो गया है। अभी अगर में 1 घंटे पहले तेज बारिश हुई राजधानी देहरादून में, और पूरे देहरादून के अगर बात करें तो लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, करीब 23, 24, 25, 26 4 दिन का अलर्ट था, लेकिन उस 4 दिन में ही आज देहरादून में बारिश हुई। लोग जो पर्यटक राजधानी देहरादून या चक्राता या मसूरी जो टूरिस्ट जा रहे हैं, उन टूरिस्टों के लिए काफी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वो टूरिस्ट, उनके चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो दिल्ली एनसीआर हो, नोएडा हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो और पंजाब हो, वहां के जो टूरिस्ट है, जो भीषण गर्मी से जो है जिनको राहत नहीं मिल रही थी, वो उत्तराखंड आकर के उनको चूंकि बारिश भी मिली और मौसम भी बिल्कुल सुहावना हो गया। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कि किस तरीके से बादल छाए हुए हैं, और बादल छाने के बाद अलावा मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। मसूरी के मौसम की अगर बात करें तो मसूरी का मौसम भी बिल्कुल ठंडा हो गया, तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया था उसके मुताबिक राजधानी देहरादून में बारिश भी हुई है और मौसम सुहावना हो गया। जी ठीक है अनुज, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे। देखिए, पहले ही आईएमडी की तरफ से 4 दिन का अलर्ट देहरादून को लेकर के जारी किया गया था। आपने बताया कि करीब 1 घंटे पहले यहाँ पर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन आगे आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि देहरादून में बारिश की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन दिन भर काले बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं चलेंगी। बिल्कुल, राजधानी देहरादून में जिस तरीके से आईएमए ने अलर्ट जारी जरूर किया था, लेकिन फिलहाल बारिश हुई है, बादल है, और आगामी अगर बात करें रात भर के अगर मौसम की अगर बात करें तो बारिश की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि सुबह की अगर मौसम की बात करें तो हालांकि धूप जरूर निकली हुई थी, लेकिन मौसम हल्का ठंडा था। अगर आप मसूरी रोड पे जाते हैं तो मसूरी का मौसम ठंडा दिखाई दे रहा था। चक्राता पे जाते हैं तो चक्राता का मौसम ठंडा दिखाई दे रहा था, क्योंकि बादल जरूर थे और हालांकि बारिश भी हुई है। राजधानी देहरादून से सटे विकास नगर हो, वहां पर भी बारिश देखने को मिली, हरिद्वार रोड पे भी बारिश देखने को मिली। तो फिलहाल मौसम ठंडा है। टूरिस्टों के लिए सबसे जो 4 धाम यात्रा और जो मसूरी और धनौल्टी, बिल्कुल अनुज, टूरिस्टों के लिए बेहद अच्छी बात है। मौसम ठंडा हो चुका है, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। संजय का रुख करते हुए, संजय देखिए, अभी अनुज भी जिक्र कर रहे थे कि मौसम ठंडा हो चला है,
लोगों को गर्मियों से राहत मिली है। अब गर्मी जो चिलचिलाती धूप पड़ रही थी, जिसकी वजह से लोग परेशान थे, उसका सामना नहीं करना पड़ रहा है। टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं, चारधाम यात्रा चल रही है। ऐसे में यात्रा को लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई है, क्योंकि बारिश तेज हो रही है कहीं कहीं जगहों पर, और आगे आने वाले वक्त के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, लगातार अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा एक अलर्ट जारी हुआ था, और उस अलर्ट के बाद हमने देखा है कि उत्तराखंड के कई जनपदों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, तेज हवाएं चली है, तो उससे कहीं ना कहीं मौसम में राहत जरूर है। लेकिन मैदानी जिले अभी भी जो तापमान है वो उसमें वृद्धि देखी जा रही है। तो ये भी कह सकते हैं कि मैदानी जिलों में रहने वाले लोगों को अभी राहत नहीं मिली है। खासकर अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में लगातार ही जो गर्मी का सितम जारी है, क्योंकि उमस हो रही है। उमस के कारण लोगों का घरों से निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर देहरादून की बात की जाए, ऋषिकेश की बात की जाए या फिर मसूरी की बात की जाए तो वहाँ मौसम जरूर सुहाना हुआ है। वहां के लोगों को जिस तरह से बीते 10 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि भीषण गर्मी थी, और उस गर्मी के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। कहीं ना कहीं उनके लिए राहत भरी खबर जरूर है। और अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मैदानी जिलों से लेकर पहाड़ी जिलों तक कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। जी चलिए, ठीक है। संजय और अनुज, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में उपचुनाव की कवायद तेज हो चली है। बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर उपचुनाव होगा। 10 जुलाई वो तारीख है जब उपचुनाव होगा, जिसे लेकर के तमाम तैयारियां सभी दलों की तरफ से की जा रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की अब मुश्किलें बढ़ेंगी। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। समाजवादी पार्टी करेगी कांग्रेस का समर्थन। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर के पहाड़ों पर भी अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐलान कर दिया गया है समर्थन का। कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेगी समाजवादी पार्टी। 10 जुलाई को दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होना है और फिर 13 जुलाई को नतीजे घोषित होंगे। तो उत्तराखंड में इन दिनों 2 विधानसभा में उपचुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हैं। दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली थी, तमाम तरह की तैयारियां की जा रही थी, जनता के बीच पहुंच रहे थे, चुनाव प्रचार किया जा रहा था। इस बीच बड़ी अपडेट ये कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान की संभावना, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जीतने के लिए किसी भी संभावना से पीछे नहीं हटा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ अब कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का भी साथ मिल गया है। देखिए, हमने कमेटी बनाई हुई है वहां के जो जिला हरिद्वार के और जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट लोग हैं उन सबको जिम्मेदारी दी गई है कि मंगलौर में जाकर के काम करें। और इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उनका पत्र आया था और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि क्योंकि एक बार हमने अपना कैंडिडेट वहां बागेश्वर में खड़ा कर दिया था, परिणाम में हुआ था कि उसमें कांग्रेस लूट कर गई थी। इस बार हम लोग वो भी सतर्क हैं, हम भी सतर्क हैं कि किसी भी तरीके से हम हर हालत में बीजेपी को इन दोनों सीटों में नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी ने मिलकर के जो है लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत से दूर रोक दिया है और निश्चित तौर से हम सब इसको लेकर के उत्साहित हैं। और मंगलोर और बदनापुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के भी गठबंधन के सहयोगी दलों से जो है पार्टी ने सहयोग मांगा है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने सभी पार्टियों को पत्र लिख करके जो है सहयोग की अपील की थी। और अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सचान जी ने प्रेस करके समर्थन की घोषणा की है तो हम इसका स्वागत करेंगे। अन्य पार्टी के नेताओं ने भी जो है इस प्रकार की घोषणाएं की हैं और कल कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में दोपहर 2:30 बजे इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी के नेताओं की बैठक भी प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने बुलाई है और आगे की व्यापक रणनीति कल की बैठक में तय की जाएगी, कैसे जो है दोनों सीटों पर जो है पार्टी प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित किया जा सके। तो देवभूमि में उपचुनाव को लेकर के तैयारियां तेज है। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां, बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर उपचुनाव होगा। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के पक्ष में प्रचार अब समाजवादी पार्टी भी करेगी। आपको बता दें कि मंगलोर सीट से
कांग्रेस उम्मीदवार है काजी निजामुद्दीन, बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी है लखपत बुटोला। उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बद्रीनाथ सीट से बीजेपी प्रत्याशी है राजेंद्र सिंह भंडारी। मंगलोर सीट का अगर जिक्र किया जाए तो यहां से भारतीय जनता पार्टी ने करतार सिंह भड़ाना पर भरोसा जताया और चुनावी मैदान में उतारा है। 10 जुलाई को दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होना है और फिर 13 जुलाई वो अहम तारीख जब दोनों ही सीटों पर नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है, चुनाव प्रचार किया जा रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं संजय मुंडीर और अनुज अवस्थी। सबसे पहले अनुज, आपका रुख करते हुए किस तरह की तैयारी ग्राउंड जीरो पर चल रही है और अभी बड़ा अपडेट भी मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन समाजवादी पार्टी भी करेगी। बिल्कुल, उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर के दोनों सीटों पे घमासान जारी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अब समाजवादी पार्टी भी चूंकि इंडिया गठबंधन INDIA गठबंधन के तहत जो समाजवादी पार्टी वो कांग्रेस को समर्थन करेगी। अगर बात करें दोनों सीटों को लेकर के तो मंगलौर विधानसभा सीट से काजी निजामुद्दीन को कांग्रेस से टिकट मिला और वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट से लखपत बुटोला को जो है टिकट दिया गया कांग्रेस से। तो इन दोनों को जो है समाजवादी पार्टी जो है अपना समर्थन करेगी और इनके समर्थन में चुनाव प्रचार भी करेगी, इनके लिए वोट भी मांगेगी और साथ साथ रैली भी करेगी। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगलौर जो विधानसभा सीट है उसमें करतार सिंह भड़ाना को जो टिकट दिया गया है वो उत्तराखंड वर्सेस बाहरी व्यक्ति चूंकि अपने ही जो है उनके दामन में आग लगा रहे हैं। जो उनके अपने हैं, जो उनके खासम खास है, उन्हीं का ये कहना है कि उत्तराखंड में बाहरी लोगों को टिकट दिया जा रहा है, क्योंकि करतार सिंह भड़ाना फरीदाबाद के रहने वाले हैं और बीजेपी ने उन पे दांव खेला हुआ है। वहीं अगर बात करें बद्रीनाथ, यानी कि ये कहा जा सकता है अनुज कि भारतीय जनता पार्टी अपनों का भी सामना कर रही है और बाहर वालों से भी लड़ाई लड़ी जा रही है। और अब संजय का रुख करते हुए, संजय आपको क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी का कांग्रेस को साथ मिलने से बीजेपी के लिए कितनी चुनौतियां? देखिए, अगर आपको उपचुनाव की बात की जाए तो उपचुनाव के लिहाज से अगर मंगलौर सीट से सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं, मंगलौर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, क्योंकि जो वहां से पूर्व में विधायक रहे हैं काजी निजामुद्दीन, कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं, और जो बसपा से जिन विधायक का निधन हो गया था जिस कारण वहां उपचुनाव होना है, उनके बेटे मैदान में है। तो कहीं ना कहीं मंगलौर सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और भाजपा की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि मंगलौर सीट ऐसी सीट है कि आज तक वहाँ जो भाजपा अपना खाता नहीं खोल पाई है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। एक और दूसरी, और जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बाहरी बनाम लोकल, यानी जो बाहर के व्यक्ति है उनका टिकट वहां पर हुआ है भाजपा से, तो उनको लेकर भी कई स्थानीय लोग हैं, उनका कई लोग ऐसे हैं वो विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन आने वाली 13 जुलाई में साफ हो जाएगा कि वहां किसी किसके खाते में जाती है। अगर उपचुनाव की बात की जाए तो उपचुनाव में भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर बसपा हो, दोनों ही तीनों पार्टी अपने एडी चोटी का जोड़ लगा रही है और तीनों पार्टी जीत को लेकर भी पूरी तरह अस्वस्थ नजर आ रही है। इनका यही कहना है कि जो अच्छी सीट होगी हमारे खाते में होगी। अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में पांचों की पांचों सांसदीय बिल्कुल संजय, लोकसभा चुनाव में पांचों की पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया था, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। अब विधानसभा उपचुनाव में जनता जनार्दन किसे आशीर्वाद देती है ये 13 जुलाई को स्पष्ट हो जाएगा। आप दोनों बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर के तैयारियां शुरू हो चली है। कांवड़ मेले को लेकर के हरिद्वार पुलिस ने अपनी कमर कस ली और पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों के साथ बैठक भी की है। बैठक में जिला अधिकारी धीरज सिंह, परमेंद्र सिंह डोभाल भी मौजूद रहे हैं। बैठक में व्यापारियों से सुझाव मांगे गए हैं। आपको बता दें कि व्यापारियों से सुझाव लेकर के सहयोग भी मांगा गया कि आप सुझाव भी दीजिए, सहयोग भी कीजिए, यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने के निर्देश दिए गए हैं। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी। गंगा जल के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे शिव भक्त, जिसे लेकर के हरिद्वार जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस संबंध में जिला अधिकारी धीरज सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र सिंह डोभाल ने CCR में व्यापारियों के साथ बैठक की है। कांवड़ जो यात्रा हमारी लगभग चलती है उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो है ट्रैफिक मैनेजमेंट।
और इसमें ये देखने की ज़रूर आवश्यकता है कि किस क्षेत्र से हम हमारे कांवड़ मैक्सिमम मूवमेंट करें। तो इसी चीज़ को लेके व्यापारी वर्ग के साथ जो खास मेन स्टेक होल्डर्स हैं और होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ, धर्मशाला एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ, इन सब के साथ आज मीटिंग थी। और ट्रैफिक मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा रोल जो एसपीओज़ का रहता है। आज स्थलीय निरीक्षण के साथ साथ आज व्यापार मंडल के सहयोगी जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, व्यापार मंडल और उसमें होटल एसोसिएशन, धर्मशाला एसोसिएशन और जितने भी हमारे यहाँ पर व्यापारी वर्ग है, उनके साथ एक विस्तृत वार्ता भी की गई थी, जिसमें उनके सुझाव आमंत्रित किए गए थे। खासकर अपर रोड में किस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो और अतिक्रमण को किस तरीके से हम लोगों को आगे सॉल्व करना है, उनके सहयोग की भी अपेक्षा हमारे द्वारा की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आज बैठक हुई है, बैठक में क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, क्या क्या फैसले लिए गए हैं? देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू होने में महज अब 1 महीने से भी कम शेष बचा है, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब कांवड़ यात्रा होती है तो भारी संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं, यात्री आते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक का दबाव भी बन जाता है और यातायात व्यवस्थाएं भी बिगड़ जाती है। उन्हीं सबसे निपटने के लिए इस बार प्रशासन ने व्यापारियों के साथ भी एक बैठक की है, क्योंकि व्यापारियों को भी उनकी भी सुझाव देना बहुत जरूरी हो जाता है। यातायात व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए तमाम जो इंस्ट्रक्शन है, तमाम जो गाइडलाइन है, वो जारी की गई है। क्योंकि कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि यातायात को लेकर जो माहौल होता है वो बिगड़ जाता है, कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं लगातार बैठक कर रहे हैं। जो पड़ोसी जिले हैं उनके जो अधिकारी हैं उनसे भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से दिव्य और भव्य बनाने को लेकर कांवड़ यात्रा प्रशासनिक अधिकारी आगे के कदम उठाते हैं। जी चलिए, ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उधर देव सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में हुआ है अनोखा समागम। सिख और सनातन समाज का समागम हुआ है। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की है। समागम में 45 निहंग सिखों के जत्थे शामिल हुए हैं। देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में पहली बार अद्भुत समागम का आयोजन किया गया है। यहाँ सिख समाज और सनातन संस्कृति का अनोखा समागम देखने को मिला है। निहंग समाज के बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर वाले के नेतृत्व में शांति कुंज पहुंचे हैं। 45 निहंग सिखों के जत्थे ने 5 कुंडलीय यज्ञ भी किया है। समागम कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे हैं। आज प्रेम का संदेश दिया है। हम कहते हैं ना, मीरा हो गई मगन, लागी ऐसी लगन। इसके बाद इस प्रेम से जो लगन लगेगी ना, जो वाहिगुरु का स्वर लगेगा, वो अपने आप से ही अलग होगा। और आपने जो सबसे सुंदर हमको आपकी सोच का एक हीरा दिया है, ये पूरा कर्म एक बहुत ही अविस्मरणीय, ऐतिहासिक और एक अलौकिक कार्यक्रम हरिद्वार की पावन धरती पर संपन्न हुआ। 2 धाराएं जो भारत की पवित्रतम धाराएं हैं, सिख धारा, सनातन धारा, ये दोनों हरिद्वार की धरती पर आज संत कबीर जयंती के इस अवसर पर आकर के मिली। पूज्य गुरुदेव ने जब गायत्री परिवार की स्थापना करी थी तो 4 सूत्रों को दिया था: एकता, समता, शुचिता, ममता। आज 15 करोड़ गायत्री परिजनों में 5000 से ज्यादा केंद्रों में गायत्री परिवार फैला है और उसके पीछे का भाव यही है कि पूरा विश्व एक साथ एकत्र हो, अच्छे उद्देश्य के लिए, भारतीय संस्कृति के जागरण के लिए हम लोग संकल्पित हो सकें, समर्पित हो सकें। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।